बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी। वो कहानी आज पता नहीं क्यों अचानक से याद आ गई। लेकिन हमारे जो मुल्क की हालात है, शायद उसी वजह से याद आई हो। मैंने ये कहानी काफ़ी पहले मतलब छोटा सा था तब सुनी थी। और इस कहानी में मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आप इसको पूरा सुनिएगा, एंड पे इस पे आपको काफ़ी हैरत का शदीद झटका मैं कह सकता हूँ लगेगा। एक गांव था, काफ़ी मतलब कि अकवर्ड सा किस्म का पुराना सा देहाती सा गांव था, और शहर से बहुत दूर था, वीराने में। उस गांव में रात के वक्त एक गाड़ी जा रही होती, जिस गाड़ी में ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, इस तरह की गाड़ी होती है, 18 सीटों वाली शायद कुछ गाड़ी थी। ऐसी गाड़ी में लोग बैठे हुए हैं। तो वो गाड़ी गांव से निकल रही होती है और मौसम इंतहाई शदीद ख़राब होता है और बारिश बहुत तेज़ लगी हुई होती है। कच्चे रोडों पर जब पानी खड़ा होता है तो वहाँ कच्ची ज़मीन में फिसलन बन जाती है। तो गाड़ी बड़े आराम आराम से चल रही थी। आगे से ही चलते चलते वो किसी खड्डे में उसका टायर फंस जाता है। अब रोड पे फिसलन थी, उस फिसलन की वजह से गाड़ी का टायर स्लिप होता है, जिसकी वजह से गाड़ी खड्डे से निकल नहीं सकती। और ऐसी सूरत में आसमान से बिजली बार बार कड़कती है और गाड़ी के ऊपर आकर रुक जाती है, फिर वापस चली जाती है, फिर आके कड़कती है, फिर गाड़ी के ऊपर रुकती है, फिर वापस चली जाती है। गाड़ी में एक मौलवी साहब होते हैं। उनसे लोग पूछते हैं जी कि ये क्या माजरा है। तो मौलवी साहब थोड़ी देर सोचते हैं, फिर बताते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे बीच कोई ऐसा बंदा है जिसका टाइम वक्त पूरा हो चुका है, उसकी मौत का वक्त है। ये जो बिजली आकर गाड़ी के ऊपर रुकती है, तो वो हम सब की वजह से, मतलब हम इकट्ठे हैं, इस वजह से उस एक बंदे की ज़िंदगी बच रही है। तो हम सबको चाहिए कि एक एक करके गाड़ी से निकले, वो जो सामने दरख्त है उस दरख्त को आह लगाकर वापस आ जाए। तो जिस बंदे की आई होगी वो मर जाएगा और बाकी बच जाएंगे। अगर हमने ऐसा न किया तो शायद गाड़ी भी हमारी यहीं फंसी रहे, तो उसके साथ साथ हम सब भी मारे जाएंगे। तो यही डिसाइड होता है कि हर बंदा ऐसा करेगा। सबसे पहले मौलवी साहब कहते हैं कि मैं निकलूंगा। मौलवी साहब बाहर निकलते, दरख्त को हाथ लगाकर वापस आ जाते, फिर एक एक करके सारे ऐसे करते। अब आखिर में एक लागर सा, मरियल सा, एक बीमार सा शख्स रह जाता है। अब जब उसकी बारी होती है तो उसको पता है अब सारे होकर आ गए तो लाजमी मेरी मौत आई होगी। अब वो चीखने चिल्लाना शुरू कर देता है। लोग उसको जबरदस्ती पकड़ के बाहर निकालते हैं। वो जोर लगाता है, चीखता है, वास्ते उनको करता है कि मुझे बाहर ना लेके जाओ, मैं मर जाऊंगा। लेकिन वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम भी मर जाएंगे। तो उसको सारे जबरदस्ती पकड़ते, उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक देते। जैसे ही उसको गाड़ी से बाहर फेंकते हैं, वो जो बिजली होती है वो फौरन से लपकती है और गाड़ी के ऊपर गिर जाती है। वो जो लागर और कमजोर सा बीमार सा बंदा था वो तो बच जाता है, बाकी सारे मर जाते हैं। इस कहानी से हमने ये सबक सीखा कि बज़ाहिर हमें कुछ चीज़ें जो नज़र आ रही होती हैं वैसे होती नहीं है, या बज़ाहिर हम जो चीज़ों का मतलब निकाल रहे होते हैं, हकीकत में उसका मतलब उसके बिल्कुल बरक्स होता है। पाकिस्तान ने भी अपनी ज़िंदगी से बहुत सारे लोगों को ये समझ कर निकाला कि ये हमारे ऊपर बोझ है, ये हमारे साथ रहे तो हमने भी मर जाना या हमने भी तबाह और बर्बाद हो जाना। सबसे पहले मिसाल थी बांग्लादेश को जब अलग किया गया, तो आज तक लोग कहते हैं कि बांग्लादेश हमारे ऊपर बोझ था। हर साल वहाँ सैलाब आते थे, लोग सैलाब में बह जाते थे, उनकी फसलें बह जाती थी, और फिर पंजाब उनको खिलाता पिलाता था। हालांकि मैं अब भी ये बात नहीं मानता। हर बंदा अपने नसीब का रिस्क खाता है, और जब किसी कुंबे में, किसी घर में, किसी भी जगह पे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो उनका रिस्क भी बढ़ जाता है। तो पाकिस्तानियों ने आज तक, मतलब कि अब तो हालात पाकिस्तान के इतने बुरे हो गए कि लोगों की आंखें खुलना शुरू हो गई, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तक लोग ये कहते थे कि बांग्लादेश हम पे बोझ था। तो उस वक्त तो लोगों ने ये कहा था शुक्र है हमसे जान छूटी उसकी। उसके अलावा हमारे जो मंगला डैम, तरबेला डैम में जितनी भी काबिल लेबर थी, जो गोरों के साथ काम कर करके उनके अंदर स्किल आ गई थी, मतलब कि हम लोग कभी भी इंटरनेशनल लेवल की तालीम नहीं ले सकते थे। उस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे थे। तो गोरे जब यहाँ आकर ये डैम वगैरह बनाते थे और बाकी जो कंस्ट्रक्शन के काम करते थे, हमारी जो लेबर थी वो स्किल्ड हो गई थी। तो जब उन कंपनियों ने कहा कि हमें आपकी ये लेबर चाहिए, तो हमारे भुट्टो साहब ने ये नहीं कहा कि आप यहीं पर अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो हम उसमें आपको कंसेशन देंगे, आप हमारी लेबर इस्तेमाल करें और यहीं पर प्रोजेक्ट करें। लेकिन हमारे भुट्टो साहब ने तारीख का सबसे बड़ा और सियाना फैसला किया। उन्होंने कहा जी कि ये बंदे तो अब 2-4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, तो फिर हमारे ये तो किसी काम के नहीं, आप इनको साथ ही ले जाएं, आप इनको वहाँ पे अपने मुल्कों में नेशनलिटी दें।
اور یہ لوگ سارے باہر گئے، سیٹ ہو گئے۔ اس وقت ہم نے یہ سوچا تھا کہ یہ تو اب ریٹائر کے قریب ہو چکے ہیں، ان کی زندگی اب ریٹائرمنٹ والی زندگی ہوگی، ہمارا ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو جیسے ہی وہ لوگ گئے، پیچھے سارا کچرا رہ گیا۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے بھٹو صاحب نے، پھر ضیاء الحق صاحب نے، پورے جتنے بھی یہ ہمارے عرب کنٹریز تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے کہ ہم آپ کو اپنی مین پاور دیں گے۔ جتنے بھی پاکستان کے اچھے دماغ تھے وہ سارے باہر چلے گئے۔ ہم نے یہ سوچا کہ پڑھا لکھا بندہ تو بیکار ہوتا ہے، تو وہ ہمارے تو کسی کام کا نہیں، چلیں باہر جائے گا، کچھ ہمیں پیسے بھیجے گا، ہم بھی اپنی زندگی گزاریں گے، وہ بھی اپنی زندگی گزارے گا۔ ایسے کرتے 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 جتنے اچھے لوگ تھے ہم نے باہر بھیج دیے۔ ان میں میاں نواز شریف کا نام بالکل بھی نہیں، آپ یہ مت سمجھیے گا۔ تو ہم نے سارے اچھے لوگ جب باہر بھیجے تو ہم اندر سے مطمئن تھے کہ یہ جتنے بھی پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ نکارہ لوگ ہیں، اور آج ہمیں اندازہ ہوا کہ نکارہ ہم خود تھے۔ جو ہی یہ لوگ پاکستان سے الگ ہوئے، جتنی بھی بجلیاں تھیں وہ ہمارے اوپر آ کر گری، اور آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اصل قصوروار تو ہم ہی تھے۔ جتنے لوگ ہمیں چھوڑ کر گئے، ہمارے ملک کو چھوڑ کر گئے، وہ تو سب قابل تھے، وہ اپنے زور بازو کی طاقت جو ہے وہ جانتے تھے، وہ اپنے دماغ کی طاقت جانتے تھے، وہ اپنے ویژن کی طاقت جانتے تھے۔ اس وجہ سے وہ پاکستان سے دور چلے گئے، اور جو پاکستان سے دور گیا وہ تو سیٹل ہو گئے۔ جو پاکستان کے اندر تھے، جو قابل ترین اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذہین سمجھنے والے لوگ تھے، وہ کھڈے میں پھنس گئے، اور اب وہ ایسے کھڈے میں پھنسے کہ روز آ کر ان کے اوپر بجلی گرتی ہے، اور وہ روز اس بجلی سے مرتے ہیں، پھر زندہ ہو جاتے ہیں، پھر مرتے ہیں، پھر زندہ ہو جاتے ہیں۔ قدرت بھی حیران ہے، کتنی ڈیٹھ قوم دنیا میں صرف پاکستان میں ہی پائی جاتی ہے۔